तो साथियों, दो चैप्टर के अब तक हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने का बस एक ही पर्पस है, वो ये है कि आपका चैप्टर का क्वेश्चन के साथ साथ आपका सारा टॉपिक का भी मोटा मोटी डिस्कशन किया जा सके। मतलब अगर इन टॉपिक्स को आप देख लेते हो, इन क्वेश्चंस को आप देख लेते हो, तो आपसे सिर्फ 1 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं बनेगा, बल्कि 1 मार्क्स के साथ साथ आप 2 मार्क्स वाला भी क्वेश्चन जो कि 25-30 वर्ड में लिखना होता है, उनका भी आप आंसर लिखने योग्य हो जाएंगे। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, इस सीरीज में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं और आगे चलते हैं थर्ड चैप्टर में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी वैद्युत रसायन, इस सीरीज में। चलिए बाइलिंगुअल है, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी का शुरुआत होता है पहले क्वेश्चन से। कह रहा है कि द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन, विलयन की चालकता किस पर निर्भर करती है। तो इसका कहानी होता है कहां से, तो विलयन की चालकता किस पर निर्भर करता है। तो देखो, चालकता कहो या कंडक्टिविटी कहो, कंडक्टिविटी है क्या एक्चुअल में। तो कंडक्टिविटी की जब हम बात करते हैं, तो अगर हम पेज लेकर के आपको समझा दें, तो देखो एक बार में समझोगे तो इससे कई सारे क्वेश्चन बनेंगे। K इक्वल टू G इंटू एल बाई ए, यही ना सूत्र होता है। G क्या होता है, चालकत्व होता है यानी कंडक्टेंस होता है। K क्या होता है, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का अर्थ क्या होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के यूनिट लेंथ और यूनिट एरिया में जितना ज्यादा आयन का मूवमेंट होगा और उस आयन से जो कंडक्टेंस का वैल्यू होगा, उसी को हम लोग कंडक्टिविटी कहेंगे। यूनिट एरिया, यूनिट लेंथ, इकाई लंबाई, इकाई क्षेत्रफल में जो आयनों का गति होगा और उसके कारण जो कंडक्टेंस यानी चालकत्व बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चालकता कहेंगे यानी कंडक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो ये मूवमेंट ऑफ आयंस पर डिपेंड करता है। अब इस यूनिट एरिया, मान लीजिए ये मेरा यूनिट एरिया है, अब इसमें एक बार में मान लो कि ऐसे, ठीक है, इतने आयन मूव कर रहे हैं, और एक बार हम ले रहे हैं कि इसी क्षेत्र में इतने मूव कर, तो हम कहेंगे कि यहां पर मूवमेंट ज्यादा है तो यहां का कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, यहां का कंडक्टिविटी कम होगा, यहां का कम होगा और यहां वाला क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है बात। चलिए यहां पर क्या है ऑप्शन अपने पास, आइए क्वेश्चन पर आए कि द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट एंड देयर मोबिलिटी, आयनों की संख्या और उनकी गतिशीलता, विलयन का रंग, पात्र के आकार पर, केवल दाब पर। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट एंड देयर मोबिलिटी, है ना। आयन गति करने चाहिए, ऐसा नहीं कि आयन है और गति कर ही नहीं रहा, बैठा हुआ एक जगह, तो भी वहां कंडक्टिविटी कम हो जाएगा, चालकता कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एट द सेम कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, समान सांद्रता पर निम्नलिखित जलीय विलयनों में किसकी विद्युत चालकता सर्वाधिक होगा। तो जो सबसे आसानी से टूट सकता है उसका चालकता सबसे ज्यादा होगा। दो तरह के अपने पास वैद्युत अपघट्य होते हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। एक को हम कहते हैं केटायन, एक को कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक को कहते हैं वीक, यानी एक को प्रबल वैद्युत अपघट्य और एक को दुर्बल वैद्युत अपघट्य। प्रबल वैद्युत अपघट्य टूटता है और ज्यादा से ज्यादा आयन का निर्माण करता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्य मुश्किल से टूटता है, कम मात्रा में टूटता है और कम आयन बनाता है। तो कम आयन तो कम चालकत्व, ज्यादा आयन ज्यादा चालकत्व। समझ के बात को ना, जितना ज्यादा आयन होगा चालकत्व यानी विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही ज्यादा हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा कौन आयन बनाएगा, तो देखिए यहाँ पर HCl है। HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, प्रबल वैद्युत अपघट्य है। प्रबल वैद्युत अपघटन की श्रेणी में कौन कौन आ जाएगा, देखिए यहाँ हम लिख दे रहे, HCl हो जाएगा, HBr हो गया, NaCl हो गया, Na2SO4 हो गया, या KCl हो गया, या फिर NaOH हो गया। तो ये सभी क्या हो गए, ये सब प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए। ठीक है ना, ये प्रबल वैद्युत अपघट्य हो गए, तो ये ज्यादा से ज्यादा विद्युत धारा का प्रवाह करेंगे। वहीं CH3OH और NH4OH ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कम आयन बनाएंगे, तो इनसे विद्युत धारा का प्रवाह भी क्या होगा, कम होगा, यानी करंट का फ्लो भी क्या होगा, कम होगा। और ये तो टूटता ही नहीं है, तो इस पर बात ही नहीं करना। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, HCl। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता, यानी कि जिसको चालकता भी कहते हैं, उसका मात्रक क्या होता है? तो अभी जस्ट हम आपको बताए थे, सूत्र क्या लिखे थे हम लोग? सूत्र लिखे थे K इक्वल टू G इंटू एल बाई ए। देखो G का मात्रक क्या होता है? G जो है, G इक्वल टू क्या होता है? 1/r। 1/r है यानी प्रति ओम लिख सकते हैं, प्रति ओम को साइमन लिखते हैं, तो G का मात्रक है साइमन। ऊपर में देखो मीटर, लंबाई है तो मीटर, और नीचे में मीटर स्क्वायर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो नीचे में 1 मीटर बचेगा, इसको हम पर मीटर लिख सकते हैं, तो साइमन पर मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? किसका मान बढ़ता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए? तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जब बात करते हैं तो विशिष्ट चालकता का मान क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर किसका बढ़ेगा? तो यहाँ पर मोलर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। मोलर चालकता का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और विशिष्ट चालकता क्या होगा? घटेगा। ध्यान रखिएगा, विशिष्ट चालकता क्या होगा? घटेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप तनुकरण करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो पानी का मात्रा बढ़ेगा, तो इकाई क्षेत्रफल में आयन का गति कम हो जाएगा और वो सब अलग अलग फैल जाएंगे पानी मिलाने पर। लेकिन वही जब आप मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे, मोलर चालकता की बात करेंगे, तो वह पूरे विलियन की बात करता है। तो पूरे विलियन में आयन का गति बढ़ेगा जितना ज्यादा पानी होगा, और जितना ज्यादा गति बढ़ेगा मोलर चालकता भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, यानी मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ता जाएगा। ये सवाल पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में कि किसी भी विलियन को तनु करने पर उसके चालकता और मोलर चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है ना? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन द मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन? हमारा आंसर होगा कि जब हम किसी विलियन को तनु करते हैं यानी डाइल्यूट करते हैं, तो मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मोलर चालकता बढ़ता है, जबकि कंडक्टिविटी यानी चालकता जो है क्या होता है? घटता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The molar conductivity of a weak electrolyte increases sharply on because दुर्बल वैद्युत अपघट्य का मोलर चालकता तनुकरण पर तीव्रता से क्यों बढ़ती है? क्योंकि आयनीकरण की मात्रा बढ़ जाती है। जितना ज्यादा पानी मिलाते जाएंगे, विलायक मिलाते जाएंगे, पानी का मात्रा बढ़ता जाएगा, उतना ही ज्यादा आयन में टूटते जाएगा। समझ के बात को ना, उतना ही ज्यादा आयन में टूटता होगा। अगर मान लीजिए 1 लीटर पर 5% टूटा होगा, तो 2 लीटर पर 10%, 10 लीटर पर 100% टूट सकता है। क्लियर है बात? ठीक, नेक्स्ट। अकॉर्डिंग टू कोलराउस लॉ एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, कोलराउस नियम के अनुसार अनंत तनुकरण पर, अनंत तनुकरण पर, अब अनंत हो गया, पानी जितना मिलाना था मिला दिए, तो जितना मैक्सिमम वैल्यू होना था उतना मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा, अपने मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा, है ना? तो यहां पर ऑप्शन क्या है? ईच आयन कंट्रीब्यूट्स इंडिपेंडेंटली टू मोलर कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी बिकम्स जीरो, यानी चालकता शून्य हो जाती है। ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स हैव सेम कंडक्टिविटी, ओनली केटायंस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आंसर कौन हो जाएगा? ए, है ना? हर आयन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो अपना मैक्सिमम सौंप देगा, है ना? तो ये हो जाएगा कि प्रत्येक आयन स्वतंत्र रूप से मोलर चालकता में योगदान देता है। कोलराउस के नियम के अनुसार अगर हमको NaCl का सीमांत मोलर चालकता यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेमडा नॉट Na प्लस लेमडा नॉट Cl माइनस, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर होगी बात? चलिए नेक्स्ट। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग, एसिटिक अम्ल का सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? अभी जस्ट आपको हम बताए, कोलराउस के नियम। जब भी किसी का सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना होगा, खास करके दुर्बल वैद्युत अपघट्य का, वीक इलेक्ट्रोलाइट का, तो किसका यूज करेंगे? कोलराउस लॉ का यूज करेंगे। क्लियर बात? किसका यूज करेंगे? कोलराउस लॉ का यूज करेंगे। सेकंड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, विशिष्ट चालकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन कह रहा है इट डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन, तनुकरण करने पर घटती है, बिल्कुल सही बात। तनुकरण करने पर क्या होता है? घटता है। लेकिन मोलर चालकता यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है? बढ़ता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, निम्न में से कौन दुर्बल वैद्युत अपघट्य है? देखो कौन है? CH3OH। उसके अलावा ये सभी तीनों क्या है? प्रबल वैद्युत अपघट्य है। ठीक है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है। क्लियर है बात? ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, या फिर NH4OH होता तो ये दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, HCOH दुर्बल वैद्युत अपघट्य है, NH3 दुर्बल है। समझ के बात को, ये सभी दुर्बल है। अगला,
द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? K का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो K इक्वल टू 1 बाई रो। रो से किसको दिखाते हैं? प्रतिरोधकता। और K से किसको दिखाते हैं? चालकता। तो रो इक्वल टू 1 बाई K लिख सकते हैं कि नहीं? 1 बाई K लिख सकते हैं। यानी प्रतिरोधकता का प्रतिलोम क्या होगा? व्युत्क्रम क्या होगा? चालकता होगा, कंडक्टिविटी। क्लियर है बात? ओके, कंडक्टिविटी। अगले सवाल पर चलिए। सेल कांस्टेंट इज इक्वल टू, सेल नियतांक किसके बराबर होता है? सेल नियतांक हम किसको कहते हैं? सेल नियतांक कहते हैं हम लोग एल बाई ए को, यानी लंबाई बटा क्षेत्रफल। लंबाई बटा क्षेत्रफल, एल बाई ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी, द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर चालकता का मात्रक क्या है? मोलर चालकता का मात्रक, मोलर चालकता का सूत्र क्या होता है? लिम्डा बराबर K इंटू 1000 बाई सी, K इंटू 1000 बाई सी। चलो व्हाइट पेन ले लेते हैं ना, व्हाइट वाला ज्यादा विजिबल होगा, इसको मिटाते हैं। K इक्वल टू, सॉरी, लेमडा एम इक्वल टू K इंटू 1000 बाई सी होता है। K का मात्रक क्या होता है? साइमन पर मीटर। और C का मात्रक मोलरता है ना, तो मोल प्रति मीटर क्यूब। मीटर क्यूब से एक देखो माइनस मीटर क्यूब, तो एक से एक कट जाएगा, तो बद्दू बच जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा, तो साइमन मीटर स्क्वायर प्रति मोल। लेकिन चूंकि बिलियन की बात करेंगे तो सेंटीमीटर में लेना है, तो सेंटीमीटर में लीजिएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? ऊपर में भी सेंटीमीटर में, ऊपर में साइमन पर सेंटीमीटर, नीचे में मीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे में मोल रह जाएगा, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 13, द कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज वेरी लो बिकॉज, शुद्ध जल की चालकता बहुत कम होती है, क्योंकि इट कंटेन्स वेरी फ्यू आयंस, वाटर मॉलिक्यूल्स आर हैवी, इट हैज हाई डेंसिटी, इट कंटेन्स डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब देखो, चालकता वहां होगा जहां आयन होगा। क्या H2O में आयन होता है? नहीं होता। H2O एक आयनिक यौगिक नहीं ना है, एक सहसंयोजक यौगिक है, कोवैलेंट यौगिक, कोवैलेंट कंपाउंड है, तो इसमें आयन नहीं होता, और आयन नहीं होगा तो इस कारण से उसका चालकता क्या रहेगा? कम रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच रिलेशन इज करेक्ट, कौन सा रिलेशन करेक्ट? तो अभी जस्ट बताया आपको, लेमडा एम इक्वल टू K इंटू 1000 बाई सी, सी की जगह पर यहाँ पर m दिया हुआ है, तो ये एक सही है। नेक्स्ट, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaCl, NaCl का सीमांत मोलर चालकता क्या होगा? तो जस्ट अभी बताया थे कि कोलराउस का नियम लगाएंगे, तो लेमडा नॉट NaCl बराबर लेमडा नॉट Na प्लस और लेमडा नॉट Cl माइनस। आंसर हमारा कौन हो जाएगा? पहला करेक्ट हो जाएगा। ओके, विच इलेक्ट्रोलाइट शोज द मैक्सिमम इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी ऑन डाइल्यूशन, निम्न में से कौन मैक्सिमम दिखाएगा? Which shows maximum increase in molar conductivity on dilution, तनुकरण पर किस वैद्युत अपघटक का मोलर चालकता में सर्वाधिक वृद्धि होगा? तो देखो, ये तीनों जो हैं ये प्रबल वैद्युत अपघटक हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये जब भी टूटते हैं तो 100% ही टूटते हैं, लेकिन ये कम टूटता है। तो जैसे जैसे हम मात्रा बढ़ाएंगे, इसका टूटने का मात्रा बढ़ा जाएगा, तो मोलर चालकता में जो ज्यादा वृद्धि दिखाएगा, फ्लक्चुएशन जो ज्यादा दिखाएगा, वो कौन होगा? ये, क्योंकि इसमें लगातार आयन का मात्रा बढ़ता जाएगा। इनका मात्रा तो फिक्स हो गया, इनका मात्रा फिक्स हो गया, ये फिक्स मात्रा वाले हैं, ठीक है ना, लेकिन ये लगातार बढ़ता जाएगा। पहले 5% टूटेगा, फिर 10% टूटेगा, फिर 15 टूटेगा, फिर 50 टूटेगा, 60 टूटेगा, 70 टूटेगा, तो लगातार आयन का मात्रा बढ़ता जाएगा। तो तनुकरण करने पर जो परिवर्तन आएगा, इसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन ये तो कांस्टेंट वैल्यू के साथ है ना, ये तो फिक्स है। आप 1 लीटर पानी पर तोड़िए तो भी, 100 लीटर पानी पर तोड़िए तो भी, हर कंडीशन में ये पूरा का पूरा टूटेंगे, तो इनमें परिवर्तन बहुत ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। समझ गए बात को? लेकिन यहां पर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो परिवर्तन बढ़ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कोलराउस लॉ, कोलराउस नियम के कौन सा अनुप्रयोग नहीं है? पहला ऑप्शन है डिटर्मिनेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये सही है, वियोजन का मात्रा ज्ञात करने में यूज करते हैं। अगला,
डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सीमांत मोलर चालकता ज्ञात करना, ये भी सही है। डिटर्मिनेशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ स्पैरेंगली सोल्यूबल सॉल्ट, अल्प विलेय लवणों का विलेयता ज्ञात करना, ठीक है। और तीसरा है कि डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय ऑस्मोटिक प्रेशर, ये हमारा सही है। इसके लिए हम कोलराउस के नियम का यूज नहीं करते, परासरण दाब का कोई संबंध ही नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। विच आयन हैज द हाईएस्ट आयनिक मोबिलिटी इन एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलयन में निम्न में से किस आयन की आयनिक गतिशीलता सर्वाधिक होती है? तो किसका गतिशीलता सर्वाधिक होगा? जो सबसे छोटा होगा वो सर्वाधिक गतिशील होगा। किसका गतिशीलता ज्यादा रहेगा? Li प्लस, ठीक है। नेक्स्ट, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, अनंत अनुकरण पर दुर्बल विद्युत अपघटन का मोलर चालकता कितना होगा? तो अनंत होगा, मैक्सिमम पर पहुंच जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वहां पहुंच जाएगा। रीचेज अ डिफिनिट लिमिटिंग वैल्यू, एक निश्चित सीमांत मान प्राप्त कर लेती है, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जा रहा, जितना चाहिए उतना पहुंच जा रहा, अब उससे ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल, इफ अ रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल इज डबल्ड व्हाइल द सेल कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज, द कंडक्टिविटी विल, है ना। कह रहा कि यदि चालकता सेल का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए और सेल नियतांक अपरिवर्तित रहे तो चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए यहां पर सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है कि K बराबर, ठीक है, K बराबर G गुने L बट्टा A, और G बराबर हम क्या लिख सकते हैं? तो K बराबर G की जगह हम 1/R लिख सकते हैं इंटू L/A, ठीक है। तो अगर आप रेसिस्टेंस को यानी प्रतिरोध को दुगुना कर दीजिएगा तो ये 2R हो जाएगा, तो हमारा चालकता क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, तो बिकम हाफ, बिकम हाफ। नेक्स्ट, according to the Faraday's first law of electrolysis, the mass of substance deposited is directly proportional to, किसके? जितना ज्यादा मात्रा में आवेश का प्रवाह करेंगे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट, प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होता है, क्लियर है ना? ओके, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96,500 कूलम, 96500 कूलम। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट वेट ऑफ अ मेटल, किसी भी धातु का अगर आपको समतुल्य भार निकालना हो, समतुल्य द्रव्यमान निकालना हो, तो किसके बराबर होगा? तो एटॉमिक मास बट्टा वैलेंसी, क्लियर बात, एटॉमिक मास बट्टा वैलेंसी, ओके, परमाणु भार बट्टा संयोजकता, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl सोडियम इज ऑब्टेन्ड एट, सोडियम को कहां प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम पर क्या आता है? देखिए प्लस, अब प्लस है तो ये हर समय इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है, त्यागने की क्षमता तो है, ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा मतलब क्या होगा? इसका अवकरण होगा, यानी रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर होता है, तो कैथोड पर रिडक्शन कहाँ होता है? कैथोड पर, ठीक है। अवकरण कहाँ होता है? कैथोड पर, और ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर, है ना। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन ऑलवेज अकर्स एट, किस पर होगा? एनोड पर, फिक्स हो गया। रिडक्शन ऑलवेज अकर्स एट कैथोड, ये भी फिक्स है। नेक्स्ट, इंडेनियल सेल इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है? तो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड तक, जिंक इलेक्ट्रोड टू कॉपर इलेक्ट्रोड, अगर आप पढ़े हैं और तो वहां पर आपको ये दिख जाएगा, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। अगला, द सेल नोटेशन Zn से Zn2 प्लस, Cu2 प्लस से Cu, तो इसमें डबल वर्टिकल लाइन क्या दर्शाता है? तो ये किसको दिखाता है? ये सॉल्ट ब्रिज को दिखाता है, लवण सेतु को दिखाता है, लवण सेतु को। अगर आपको थोड़ा बहुत भी ढांचा याद हो, देखिए तो ऐसा होता था कि दो ऐसे बर्तन लिए जाते थे, परखनल लिए जाते थे, या फिर जो भी वेसल है लिया गया, इन दोनों में एक एक रॉड डाल दिया गया, इन दोनों को एक तार से जोड़ दिया गया, नहीं बीच में बल्ब वगैरह लगा दिया, जो भी लगाना है, अंदर में यहाँ पर विलयन रहता था, यहाँ पर भी विलयन रहता था, और फिर एक उल्टे यू आकार का नली लेकर के, है ना, इन्वर्टेड यू शेप का एक नली लेकर के ऐसे जोड़ दिया जाता था। तो ये जो हमारे पास होता था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड होता था, इसके अंदर जो सॉल्यूशन होता था CuSO4 होता था, यहाँ जो सॉल्यूशन होता था ZnSO4 होता था, और ये जिंक का रॉड होता था। जिंक को हम लोग एनोड कहते थे, है ना, और कॉपर को कैथोड कहते थे। इलेक्ट्रॉन जिंक से निकलता और
कॉपर की ओर जाता और विद्युत धारा यानी करंट जो है वो यहाँ जाता। ये जो उल्टी यू आकार का नली है, इस उल्टी यू आकार की नली में लवण भरे जाते, लवण रखे जाते, यानी सॉल्ट रखा जाता है। इसी कारण से क्या कहा जाता है, सॉल्ट ब्रिज कहा जाता है, यानी कि लवण सेतु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लवण सेतु। यह डेनियल सेल के दोनों विलयनों को जोड़ने का काम करता है और साथ साथ इन विलयनों की उदासीनता को बनाए रखने में मदद करता है। ठीक है बात, चलिए अगले पर चलें। अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है, अभी जस्ट बताए, दोनों विलयनों को जोड़ना और उनके बीच की उदासीनता को बनाए रखना। ये क्या बोल रहा, मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यहीं पर हमारा करेक्ट हो गया है ना, विद्युत उदासीनता को बनाए रखना। अगला, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल, ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या कहते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड, यही फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। कितना होता है, 0 वोल्ट होता है। विच इलेक्ट्रोड एक्ट एज एनोड इन डेनियल सेल, कौन सा एनोड की तरह व्यवहार करता है, जिंक, यहाँ फोटो में भी अभी जस्ट आपको पता है, जिंक एनोड की तरह व्यवहार करता है और कॉपर हमारा कैथोड की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रोड हैविंग हायर रिडक्शन पोटेंशियल बिहेव्स एज, जिस इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव अधिक हो वह किस प्रकार का कार्य करता है, तो देखिए जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, अवकरण विभव ज्यादा होगा, अपचयन विभव ज्यादा होगा, वह क्या हो जाएगा, वह बन जाएगा ऑक्सीकारक, और जो ऑक्सीकारक होता है उसका क्या होता है, अवकरण होता है, और जिसका अवकरण होगा तो अवकरण कहां होगा, कैथोड पर, रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पर, तो रिडक्शन कहां होगा, कैथोड पर। यही अगर लोअर पूछ दिया होता, निम्न पूछ दिया होता कि निम्न होता है, लोअर पूछ दिया होता, तब वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो जाता, यानी प्रबल अवकारक हो जाता, तो खुद का ऑक्सीकरण कराता, यानी खुद का ऑक्सीडेशन कराता, और ऑक्सीडेशन कहां होता है, एनोड पर होता है, तो एनोड हो जाता आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द नस्ट इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट, नस्ट इक्वेशन क्या था, यही था ना, ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन, लॉग कॉन्सेंट्रेशन, यहां पर सांद्रता हुआ करता था, यही ना था। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, स्टैंडर्ड इंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, आयनिक रेडियस, कौन सा हो जाएगा, पहला। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि इलेक्ट्रोड विभव का मान निकालने, क्लियर। नेक्स्ट, at 298 Kelvin the value of 2.303 RT is approximately, ये होता है, ठीक है ना। यहां पर इसका टोटल का मान जो होता है ये कितना रखा जाता है, 0.059। अभी देखो तो फॉर्मूला में हम रखे थे, ये रखे थे 0.059, ये इसीलिए रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो, फॉर द रिएक्शन Zn plus Cu2 plus gives Zn2 plus Cu, द वैल्यू ऑफ एन इन द नस्ट इक्वेशन, ठीक है। अभिक्रिया में नस्ट समीकरण में एन का मान बताइए, तो एन का मान होता था जितने मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा, लॉस और गेन हो रहा। देखो Zn से Zn2+ में बदला, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस किया, और Cu2+ से Cu में बदला, मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, नेक्स्ट, A galvanic cell can produce electrical energy because galvanic cell विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, क्योंकि उसके अंदर में क्या होता है, ऑक्सीकरण और अवकरण, एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण, क्या हो जाएगा, ए। क्लियर है बात, खुद से होने लगता है, खाली कनेक्शन बना दीजिए, खुद होने लगेगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, उसमें हमको और आपको एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद से होने लगता है। ठीक है, देखो 37 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट हम लोग आसपास पहुंच चुके हैं, लगभग आधा पर। ये मेहनत सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, आपके स्कोर को बूस्ट कराने के लिए। आपको मालूम हो या नहीं हो, आपको हम बता देते हैं कि लाइफ में कई बार ऐसा जगह आएगा, कई बार ऐसे एग्जाम्स आएंगे, कई बार ऐसे इंटरव्यूज आएंगे जहां पर आपके एकेडमिक के स्कोर को देख करके आपका जजमेंट किया जाएगा। आप ये बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि हम पास कर जाएंगे, पास करना ही है, पास हो जाओगे,
लेकिन भविष्य में जब कभी इंटरव्यू दोगे ना और वहां पर एकेडमिक का स्कोर डाउन दिखेगा तो भरोसा मानो तुम्हारे पूरे रिज्यूमे पर असर पड़ेगा, हर जगह प्रभावित करेगा ये चीज। तो एकेडमिक स्कोर को बूस्ट करना जरूरी है। और क्यों ना करें, अगर हम पढ़ ही रहे हैं, हम एक स्टूडेंट ही हैं, हम कोई गृहस्थ थोड़ी है, हम एक स्टूडेंट हैं, तो हम क्यों ना अपने एकेडमिक स्कोर को बूस्ट करें। जो सिलेबस में, उस सिलेबस पर मजबूती क्यों ना पाए। समझ रहे हो बात को? इसलिए जरूरी है आप पढ़िए। ये आपके फ्यूचर के लिए है, आपके बेहतरी के लिए। और हो सके मेरे मेहनत से अगर संतुष्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ साथ जिसको शेयर कर सकते हो उसको शेयर कर देना। मिले फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ई नॉट सेल इज पॉजिटिव देन द रिएक्शन इज। अगर ई नॉट सेल का मान धनात्मक है, अगर सेल विभव का मान धनात्मक हो तो रिएक्शन खुद हो रहा होगा, और ऋणात्मक हो रहा मतलब अभिक्रिया वहां नहीं हो सकता है, गलत अभिक्रिया कराएगा, तो क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। क्लियर है बात? स्पॉन्टेनियस। याद रखिएगा, अगर ये पॉजिटिव, इसका मान पॉजिटिव है, ई का मान पॉजिटिव है, ई सेल का मान पॉजिटिव है, धनात्मक है, तो वह स्पॉन्टेनियस होगा, स्वतः स्फूर्त होगा। अगला, द रिलेशन बिटवीन गिब्स एनर्जी चेंज एंड सेल पोटेंशियल। गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और सेल विभव के बीच सही संबंध कौन सा है? डेल्टा जी बराबर माइनस एन एफ ई, जहां डेल्टा जी तुम्हारा गिब्स ऊर्जा है, एन जो है जितने मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, एफ जो है फैराड है जिसका मान 96,500 होता है, और ई जो है आपका सेल विभव है जिसको आप ईएमएफ भी कह सकते हैं। अगला है फॉर अ गैल्वेनिक सेल एट इक्विलिब्रियम, गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इक्विलिब्रियम, द वैल्यू ऑफ ई सेल एंड डेल्टा जी आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अब देखो गैल्वेनिक सेल साम्यावस्था पर कह रहा है ना, तो साम्यावस्था पर डेल्टा जी का मान क्या होता है? 0। अब बताओ कि जब डेल्टा जी का मान 0 है तो ई का भी मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो दोनों मान क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है ना, दोनों का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 41, फॉर द कॉन्सेंट्रेशन सेल द ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। सांद्रता सेल में विद्युत वाहक बल किस कारण उत्पन्न होता है? तो किस कारण से? क्योंकि विलयन के सांद्रता में मान का परिवर्तन होता है, एक ही विद्युत अपघट्य की सांद्रता में अंतर यही है आपका। अगला, द ईएमएफ ऑफ अ कॉन्सेंट्रेशन सेल बिकम्स 0 व्हेन कॉन्सेंट्रेशन बिकम्स इक्वल। सांद्रता दोनों तरफ का क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो न इधर का पावर कम, न उधर का पावर कम, दोनों तरफ बराबर हो गया, तो क्या इलेक्ट्रॉन का बहाव किसी एक तरफ होगा? नहीं होगा। दोनों समान ताकत वाला है, दोनों का विभव बराबर है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर ए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज। स्पॉन्टेनियस अगर है तो डेल्टा जी का मान निगेटिव होगा। अब देखिए यहां पर डेल्टा जी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है? तो डेल्टा जी बराबर है ना, ये लेन के साथ जुड़ा है, लेन के साथ, ऐसे डायरेक्ट हम बता रहे हैं, डेल्टा जी और लेन के बीच में संबंध। तो यहां पर डेल्टा जी का मान अगर निगेटिव है तो के का मान भी क्या होगा? निगेटिव होगा, और के का मान अगर निगेटिव मतलब 1 से क्या है? कम। क्लियर होगी बात? ठीक है, के का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, विच रिलेशन इज करेक्ट एट 298 केल्विन। ठीक है ना, विच रिएक्शन इज करेक्ट एट 298 केल्विन। तो 298 केल्विन पर कौन सा, इसमें तो दिया ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं। चलो आगे बढ़े। विच मेटल हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग द फॉलोइंग। सबसे आसानी से कौन इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता रख रहा है? तो देखिए ये लगभग अक्रिय होता है, ये भी लगभग अक्रिय होता है। इन दोनों में अगर सबसे आसानी से कोई इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर सकता है तो हमारा कौन है? कॉपर है।
सबसे आसान। अगला, विच मेटल इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इसमें कौन है हमारा, तो सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा। स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कहने का अर्थ क्या है, जो दूसरों को रिड्यूस करता है, मतलब अपना इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करता है, तो सबसे आसानी से कौन करेगा, कॉपर। लिथियम को भी मेजर किया जा सकता है, एक बार आप वैल्यू जरूर देख लीजिएगा, कंपेयर कर लीजिएगा, लेकिन मेरे हिसाब से फिलहाल आंसर क्या है, कॉपर। एक बार जरूर आप मिला लोगे इसको, है ना, देख लेना आगे। अगला क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आयन विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, निम्नलिखित आयनों में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, हमारा आंसर कौन हो जाएगा, सोडियम। सोडियम सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होगा। नेक्स्ट, अ मेटल विद मोर नेगेटिव स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसका जितना मान है ना, अपचयन विभव का मान जितना ज्यादा ऋणात्मक होगा वह उतना ही प्रबल अपचायक बन जाएगा, यानी स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बन जाएगा। इज मोर इजिली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब दूसरों को अवकरित करेगा तो खुद को जल्दी ऑक्सीकृत करेगा, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर, विच बैटरी इज रिचार्जेबल, कौन होता है, तो द्वितीयक बैटरी। बैटरी दो तरह का, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक जिसको आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, जो रिमोट वाला बैटरी होता है, जो टॉर्च में बैटरी लगाते हैं, उसको आप बार बार चार्ज नहीं कर सकते, एक बार यूज किए उसके बाद फेंक दीजिए। घर में जो इन्वर्टर में बैटरी लगा रहता है, ये है आपका द्वितीयक बैटरी यानी सेकेंडरी सेल। इसको आप बार बार चार्ज करते हैं, आपके मोबाइल में लगा हुआ बैटरी, आप इसको बार बार चार्ज कर सकते हैं। तो जिसको आप बार बार चार्ज कर सकते हैं वही है। तो यहाँ पर इसका उदाहरण कौन है, लेड एसिड बैटरी, लेड संचायक बैटरी, जो कि आपका इन्वर्टर वाला बैटरी होता है। क्लियर बात ना, लेड स्टोरेज बैटरी का। नेक्स्ट, ये तीनों जो है यहाँ पर ड्राई सेल, मरकरी सेल और लेक्लांसे सेल, ये तीनों आपका कौन सा है, प्राथमिक बैटरी का उदाहरण। द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी, किसका यूज करते हैं, तो यहाँ पर तनु H2SO4 का यूज किया जाता है, उसमें पानी डाल करके इसको तनु बनाया जाता है, तो H2SO4 का यूज किया जाता है, इसी को तेजाब कहते हैं। द एनोड इन अ लेड एसिड बैटरी, एनोड जो है किससे बना होता है, तो एनोड लेड से बना होता है, ठीक है। एनोड लेड के समय, अच्छा एक मिनट, द एनोड इन लेड ड्यूरिंग डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज के समय लेड अम्ल बैटरी का एनोड किसका बना होता है, हाँ ठीक है, चलिए आगे। कैथोड इन लेड एसिड बैटरी ड्यूरिंग डिस्चार्ज इज PbO2 का बना होता है। एनोड Pb से बना होगा और कैथोड PbO2 से बना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल कौन है हमारा, ये ड्राई सेल यानी शुष्क सेल। जो पतला वाला बैटरी रिमोट वाला यूज करते हैं उसी को हम लोग शुष्क सेल कहते हैं, ड्राई सेल कहते हैं। उसके अलावा ये तीनों जो है आपका, ये सेकेंडरी सेल है यानी द्वितीयक बैटरी। अगले क्वेश्चन पर आइए, द फ्यूल यूज्ड इन हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल इज, किसका यूज करते हैं, हाइड्रोजन का यूज करते हैं। फ्यूल सेल में किसका यूज किया जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को बर्न कराया जाता है, हाइड्रोजन को जलाया जाता है, जिससे बहुत हाई एनर्जी वाला स्टीम प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला है, द मेन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, क्या बनता है, वाटर बनता है। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जलाइएगा तो क्या बनेगा, H2O बनेगा, तो वाटर बनता है, ठीक है, वाष्प बनता है। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, विद्युत रासायनिक संक्षारण का उदाहरण। संक्षारण है, जंग लगना क्या है, संक्षारण। द मेटल यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन इज, यहां पर लोहे के गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण के में किस धातु का उपयोग किया जाता है, आंसर है जिंक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑफ आयरन कैन बी अचीव्ड बाय अटैचिंग, किसका यूज करेंगे इसका हमको बनाने के लिए, तो हम किसका यूज कर सकते हैं, जो आयरन से ज्यादा रिएक्टिव होगा उसी का ना यूज करोगे, मैग्नीशियम का यूज करेंगे। नेक्स्ट, अगला है, ड्यूरिंग कोरोजन ऑफ आयरन ऑक्सीडेशन अकर्स एट, ऑक्सीडेशन किस पर होता है, एनोड पर होता है, एनोड पर होता है। विच स्टेटमेंट, ठीक है, संक्षारण, ऑक्सीकरण कहां होता है, अच्छा देखो यहां पर ना समझना, ऑक्सीकरण कहां होता है, पूरे सरफेस पर होगा, पूरे सतह पर, इस पर कोई एंड थोड़ी होगा, पूरे सतह पर। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, यानी विद्युत रासायनिक संक्षारण के संबंध में कौन सा कथन सही है, ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड एंड रिडक्शन एट कैथोड। उसके बाद है कि रिडक्शन दोनों इलेक्ट्रोड का अपचयन होता है, ऑक्सीडेशन अकर एट बोथ इलेक्ट्रोड,
है ना। तो नो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो आपका क्या हो जाएगा, पूरे में क्या होता है, ऑक्सीडेशन ही होता है, पूरे में तो ऑक्सीडेशन ही होता है। अब आयरन है तो आयरन पर जंग लग रहा है, तो पूरे में तो ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, आयरन का ऑक्सीकरण हो रहा है। और ये हमारा ऑप्शन ये। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आर, जेडन का कितना है, -0.76 है, कॉपर का 0.34 है। तो आपसे सेल विभव पूछ रहा है कि मानक अपचयन विभव यानी सेल विभव, आप ईएमएफ का मान बताइए। तो ईएमएफ क्या कहता है, ई सेल क्या कहता है, तो ई सेल कहता है, ई सेल का मान कहता है, थोड़ा इसको पतला कर लें, ई सेल का मान कहता है, ई सेल का मान कहता है कि ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब बताओ कैथोड पर कौन होगा, कैथोड पर ये होगा क्योंकि इसका मान ज्यादा है तो 0.34, माइनस एनोड पर ये होगा तो इसका माइनस, इसका माइनस 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 प्लस 0.76, जोड़ देंगे 1.10 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा, प्लस 1.10 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फॉर अ सेल रिएक्शन जेडन, देखो जेडन ये आपका रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें जेडन का सांद्रता इतना दिया है, कॉपर का सांद्रता इतना दिया है, आपसे ई सेल का मान पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ई सेल का मान पूछा जा रहा है तो आप ई वाला सूत्र का इस्तेमाल कीजिए, देखिए ई नॉट सेल इक्वल टू, है ना, 0.0591 बाई एन लॉग कौन हो जाएगा, Zn2 प्लस बाई Cu2 प्लस। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है कि इसका मान कितना है, एक, इसका है 0.01, मतलब लॉग 10 आ जाएगा, और लॉग 10 लॉग नहीं लॉग 100 हो जाएगा। ये लॉग 100 का मतलब हो गया कि 2, लॉग 100 का मान कितना होता है 2, इलेक्ट्रॉन भी कितना 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो मान इतना हो जाएगा, ई सेल का मान इतना हो जाएगा। तो क्या कह रहा है कि तुलना सेल ईएमएफ से होगा, तो ई नॉट की तुलना में सेल ईएमएफ होगा, ठीक है, इतना है, इतना इतना इतना, सेल ईएमएफ विल बी, तो सेल ईएमएफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कितना आ रहा है 1.10 वोल्ट आ रहा है, और ई नॉट सेल यहाँ से निकालने पर कितना आ रहा है 0.059, तो क्या हो जाएगा, कम हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ देखो ना, जिंक वाला ही निकाले थे ना, ये इतना आया था और इस फॉर्मूले से इतना आ रहा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए, which expression is correctly, which expression correctly represents the reaction quotient, है ना, रिएक्शन क्वोशिएंट। Q का सही व्यंजक क्या है, तो Q बराबर क्या होता है, Q बराबर उत्पाद का सांद्रता बट्टा अभिकारक का सांद्रता। इनको ठोस वाले को नहीं लेते हैं इसमें, सिर्फ जो विलयन अवस्था में होते हैं, सॉल्यूशन में होते हैं, उन्हीं को लेते हैं। तो ये Q का मान, तो Zn2 प्लस बाई क्या हो जाएगा Cu2 प्लस, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फॉर अ गैल्वेनिक सेल इफ ई सेल इक्वल टू 0 देन, यदि किसी गैल्वेनिक सेल के लिए ई सेल का मान 0 है, तो ई सेल का मान देखो 0 हो गया, तो ई सेल का मान जैसे ही 0 हो गया मतलब हमारा क्या आ गया, साम्य अवस्था आ गया। साम्य अवस्था मतलब K और Q दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, K और Q दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट, which of the following can increase the conductivity of pure water the most, सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी को कौन इंक्रीज कर सकता है, तो है HCl, क्योंकि ये अम्ल है और प्रबल अम्ल है तो टूटेगा और टूट करके आयन का निर्माण करेगा। अगला, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, प्रबल विद्युत अपघटनों के लिए कौन सा कथन सही है, तो कौन सा है कि दे आर ऑलमोस्ट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, वे विलयन में लगभग पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, यही पहला स्टेटमेंट ही करेक्ट है। जब आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो ये 100% आयोनाइज हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सॉल्यूशन हैज द हाईएस्ट
मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, अनंत तनुकरण पर निम्न में से किसकी मोलर चालकता सर्वाधिक होगी? तो अनंत तनुता पर जो सबसे अधिक होगा वो किसका हो जाएगा? हमारा इसका हो जाएगा। क्लियर बात? अगला, द कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिक्रीजेज ऑन डाइल्यूशन बिकॉज। कंडक्टिविटी क्यों घटता है? क्योंकि इकाई क्षेत्रफल और इकाई लंबाई में हमारा क्या हो जाता है कि आयनों का संख्या घट जाता है। तो यहाँ पर प्रति इकाई आयतन में आयनों की संख्या क्या होती है? घट जाती है। नेक्स्ट, which metal will displace Cu2 plus ion from CuSO4 solution most readily? सबसे जल्दी निम्न में से कौन CuSO4 में से Cu2 प्लस को हटाएगा? तो आंसर है जो उससे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो उससे ज्यादा अभिक्रियाशील होगा वही हटा सकता है, और वो कौन होगा? हमारा Zn होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इज मोर निगेटिव देयरफॉर द मेटल। किसी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक ऋणात्मक है तो वह धातु। देखो, जितना कम होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान, जितना कम होगा उतना ही वह प्रबल अपचायक बनेगा। ठीक है, तो इज अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, है ना, हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट। हाइड्रोजन किस पर जाएगा? तो हाइड्रोजन हमेशा कैथोड पर जाएगा। हाइड्रोजन हमेशा किस पर जाएगा? कैथोड पर। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ फैराडे कांस्टेंट, फैराडे नियतांक। तो फैराडे नियतांक का हमेशा जो रहेगा, देखिए हम कंफ्यूज हो गए थे, ये इसी की बात कर रहा है, 96,500 कूलॉम पर मोल की बात कर रहा है। एक मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसी की बात कर रहा है, तो कूलॉम पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। कई बार चीजें दिमाग से निकल जाती हैं, तो कूलॉम पर मोल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स एट। तो किस पर होगा? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन किस पर होता है? तो भाई ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर, यानी ऑक्सीकरण होता है एनोड पर, और अवकरण होता है कैथोड पर। तो एक साथ होते हैं साइमल्टेनियसली, एक ही जगह पर नहीं होता, दोनों जगह पर होता है अलग अलग। अगला है, द मेन पर्पस ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज। लवण सेतु का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका काम हम आपको बताएं कि आयनों को जो दोनों तरफ का विलयन है उसको जोड़ करके रखना। तो कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय आयन माइग्रेशन, है ना, आयनों के प्रवाह द्वारा विद्युत परिपथ को पूर्ण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि फॉर द रिएक्शन Ag प्लस प्लस E गिव्स Ag द वैल्यू ऑफ N इन द नेक्स्ट इक्वेशन। N का मान बताना है इस समीकरण में। कितने मोल इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है? 1 मोल का। आंसर भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, द कोरोजन ऑफ आयरन इज फास्टर इन। लोहे का संक्षारण सबसे तेजी से होता है। किसमें होता है? लोहे का संक्षारण सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा? तो मॉइस्ट एयर, यानी कि नमी वाला पानी में, है ना, नमी वाला हवा में सबसे ज्यादा होगा। Which of the following does not involve an oxidation reduction reaction? किसमें नहीं होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? किसमें नहीं होता है? तो हम कहेंगे कि इसमें नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाइड्रोजन का +1 रहेगा, क्लोरीन का -1, नोट सोडियम का +1, ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन 1, यही रह जाएगा हमेशा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगला है कि द रिलेशन डेल्टा G इक्वल टू -RT ln K indicates that if delta G0 is highly negative। अगर डेल्टा G0 का मान अगर हाईली निगेटिव है तो यहाँ पर K का मान क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी बड़ा हो जाएगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन बाह्य परिपथ में एनोड से कैथोड की ओर जाता है, यही हमारा सही करेक्ट है स्टेटमेंट। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ये भी सही है। रिडक्शन अकर एट कैथोड, ये भी सही है। इलेक्ट्रॉन मूव थ्रू अ सॉल्ट ब्रिज, ये हमारा गलत है। यानी जो गलत कथन की बात कर रहा है, इस गलत कथन में हम किसको ले लेंगे, है ना? गलत कथन में कौन हो जाएगा हमारा? तो डी हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है आज के वीडियो का, ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल।
विद्युत रासायनिक सेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आंसर है पहला ऑप्शन है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन गैल्वेनिक सेल। ये सही है ना? ये सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं होता। गैल्वेनिक सेल किसको किसमें बदलता है? इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। तो ये टोटल 80 क्वेश्चन रहे, ठीक है, जो आप लोगों को बताया गया, पढ़ाया गया, समझाया गया। हम होप करते हैं कि आप बेहतर तरीके से वीडियो को देख रहे होंगे और इस सीरीज में और भी जो अभी लगातार जो वीडियोज आने वाले हैं, इसी बीच में एक आध दो चैप्टर का मैराथन भी जाएगा और मतलब वन शॉट वीडियो जाएगा, जो मतलब वन शॉट देखने को होगा लेकिन शॉर्ट में आपको पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। ठीक है, बस मैं उसमें लिखूंगा नहीं, एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मतलब लिखना है सिर्फ, आपको लिखा हुआ सारा डाटा रहेगा, बस हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे तो आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, मजे में रिवीजन हो जाएगा। बस आप इस सीरीज में बने रहिए, चैनल से जुड़े रहिए, भरोसा मानिए, केमिस्ट्री में 70 में 70 बनाने लायक आपको हम तैयार करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक को लेकर के, केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बल गतिकी के 80 क्वेश्चन को लेकर के। धन्यवाद। बेहतर लग रहा होगा, अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और जरूरत पड़ने पर किसी को जरूरत हो तो उसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद। बंद कर दो।